पार्ट 3 में आपका स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग का हम डिस्कशन कर रहे हैं। केमिस्ट्री वाले सर चैनल है और इसको आप अपना प्यार दे रहे हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं इसको देखकर। और इसके अलावा एज सुन एज पॉसिबल हम क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनालॉजी के बारे में बात कर लें, सोल्युबिलिटी एंड इनसोल्युबिलिटी। बड़ी सिंपल सी बात है। कोई एक कंपाउंड कंसीडर करो एक्स, जो पानी में नहीं घुल रहा, लिख दिया जी इनसोल्यूबल। उसके बाद when some amount of x in grams is dropped in water and kept aside for a few hours, कुछ देर के लिए पड़ा रहने दो, इसको हमने पानी में डाल दिया, ये x है, और few hours के लिए पानी में पड़ा हुआ है। It remains insoluble after 4 to 5 hours for the naked eyes जो हम देख रहे हैं। Although after separating that undissolved x from the water, we can feel that a pinch of x dissolved when the water is smelled or tasted. So अगर हमें पता है इनसोल्यूबल था, इसको हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है जी, इसको हमने सेपरेट कर दिया, उसके बाद भी वो जो पानी का सैंपल है उसके अंदर हमें एक्स की स्मेल मिलती है। वी कैन फील दैट अ पिंच ऑफ एक्स इज डिसोल्व्ड व्हेन द वाटर इज स्मेल्ड और टेस्टेड इट। वी कांट से दैट द सॉलिड एक्स इज कंप्लीटली इनसोल्यूबल, बट वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ एक्स आर गेटिंग डिसोल्व्ड। तो सोल्यूबिलिटी और इनसोल्यूबिलिटी की एनालॉजी क्या क्या बोल रही है, हम आगे बढ़ते हैं। कंसिडर सॉलिड वाई। अब एक वाई सॉलिड की बात कर लेते हैं जी, दैट इज मोर सोल्यूबल, दैट इज मोर सोल्यूबल देन एक्स। एक्स से ज्यादा इसकी सोल्यूबिलिटी है, ठीक हो गया। मोर क्वांटिटी ऑफ वाई will get dissolved in a given amount of water than x and will be more noticeable in the terms of properties like smell or taste. The exact quantity that must be dissolved to get a saturated solution. और मैं तो कई बार बच्चों को बोलता हूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना और सोल्युबिलिटी टच करना एक ही बात है। कैन ओनली बी experimentally determined at a particular temperature, can only be experimentally determined at a particular temperature. In the conclusion, we can't predict an exact value of solubility just by knowing the substance. However, we can use observational deductions to compare the solubility of different compounds. However, we can use observational deduction to compare the solubility of different compounds. Here, for example, y is more soluble than x, probably because of some features of x and y. These can be explored going forward. Furthermore, keep in mind that solubility depends on temperature. तो कुल मिलाकर x जिसको हमने इनसोल्यूबल बोल दिया था वो स्मॉल क्वांटिटी में घुला, y जिसको हमने सोल्यूबल, तो इसकी तो पानी में से स्मेल ज्यादा आएगी अगर ये स्मेल देने वाला कोई कंपाउंड होगा तो। इन कंक्लूजन, वी कांट प्रिडिक्ट एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सोल्युबिलिटी जस्ट बाय नोइंग द सबस्टांस की सबस्टांस को देखा और हमने बोल दिया। अब एनालॉजी 2 क्या है, डिपेंडेंस ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ऑन द रेडियस ऑफ आयन। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। फिगर 4 जो हमारे पास है, सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ आयन। यहाँ केस 1 है, यहाँ केस 2 है, जिसमें हमें ए और बी लिखा है और ए और सी लिया, तो साफ दिख रहा है कि रेडियस ऑफ बी माइनस ज्यादा है। तो चेक करते हैं जी एक बार क्या कह रहे हैं। देयर आर टू केसेस वेयर द रेडियस ऑफ ए प्लस इज सेम। यूं समझ लें कि एक LiCl है और एक LiBr है, एंड द चार्ज ऑन द कैटायन आयन आल्सो रिमेन द सेम, +1 -1 +1 -1 है। वेयर इज द एनायन इन बोथ द केसेस डिफरेंट, कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है, एंड दस द रेडियस ऑफ बोथ द एनायंस आर डिफरेंट, क्योंकि रेडियस ऑफ क्लोराइड से लार्जर रेडियस ऑफ ब्रोमाइड है के जी। एविडेंटली द आयोनिक कंपाउंड कैन बी सोल्यूबल only if the solvation energy of the compound
इज ग्रेटर देन इट्स लैटिस एनर्जी। ये भी बात ठीक है जो पहले हम कई बार बोल चुके हैं। एज वी मूव फ्रॉम केस 1 टू केस 2 इन फिगर 4 द रेडियस ऑफ एनायन इज डिक्रीजिंग। यहां एनायन की रेडियस डिक्रीज कर रही है। रेडियस ऑफ एनायन बी is greater than radius of anion C. Thus, the three possibilities that may arises are as follows. The difference between the solvation energy and the lattice energy increases. दोनों के बीच का डिफरेंस कि सोल्वेशन भी चल रहा है और हाइड्रेशन भी चल रहा है, दोनों एक साथ मान लो घट रहे या मान लो बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का हाल तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के फैक्टर सेम है, लेकिन उन दोनों के बीच का जो गैप है वो मान लेते हैं कि बढ़ रहा है। मतलब सोल्वेशन माइनस लैटिस का गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब सोल्वेशन ज्यादा बढ़ रही है और उस रेशियो में लैटिस बढ़ नहीं रही है, तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। द डिफरेंस बिटवीन द सोल्वेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, ये भी हो सकता है। तो फिर वहां लैटिस एनर्जी कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़ रही है। द लैटिस एनर्जी माइट बी ग्रेटर देन द सोल्वेशन, फ्लिप ओवर बिटवीन द सोल्वेशन एनर्जी एंड द लैटिस टेक्स प्लेस, उसका उल्टा भी सोच सकते हैं, वाइस वर्सा। All these possibilities are different for different compounds. We can't directly predict them by looking at the compound की compound दिखा और सीधे सीधे आंसर दे दिया। ट्रेंड्स इन द लैटिस एनर्जी एंड सोल्वेशन एनर्जी, ये मैं जनरली क्लासेस में बच्चों को बताता हूं कि लैटिस एनर्जी का नीचे यूनियन है, मतलब R प्लस प्लस R माइनस पे डिपेंडेंसी है डिनोमिनेटर में। ये एग्जैक्टली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये एग्जैक्टली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। जबकि जब यहां बात करोगे आप तो यहां कैटायन और एनायन का रेडियस अलग अलग सोल्व होकर अपनी डिपेंडेंसी शो करेगा। तो लैटिस एनर्जी वेरीज इनवर्सली द सम ऑफ रेडियाई ऑफ कैटायन एनायन of an ionic compound. The solvation energy is also inversely proportional to the radius of cation and anion. दोनों का फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई मेरे से बोलेगा कि लैटिस एनर्जी मेनली किस पे डिपेंड करती है, तो आपको पता है एनायन साइज में लार्ज है, कैटायन साइज में स्मॉल है, इन दोनों के सम में मेन कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा होगा, एनायन। इन दोनों के सम में मेन कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा होगा, एनायन। अगर आप थोड़ा सा इधर चलें, 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस, तो जो 1/r प्लस है यहां 1/r माइनस है, तो अगर 1/r जो कि स्मॉल है इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, हाई वैल्यू आ जाएगी और वो सोल्वेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा। तो सोल्वेशन मेनली कैटायन पे डिपेंडेंस है और लैटिस की मेनली एनायन पे डिपेंडेंस है। चेक करते हैं जी, वेयर R प्लस R माइनस आर द रेडियस ऑफ कैटायन एनायन रिस्पेक्टिवली, आपको पता ही है। नाउ अब एक एनालॉजी की तरफ चलते हैं। हमारे पास AB, AC, AD और AE ये सबस्टांसेस हैं। कैटायन 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 सब में सेम पड़ा हुआ है और एनायन की रेडियस मान लीजिए LIF है, LICL है, LIBR है और LII है, जो कि जनरली आप एग्जांपल लेते ही हो। द वैल्यू ऑफ रेडियस A प्लस B माइनस C minus D minus E minus are assigned. Using these values, the lattice energy and the solvation energy can be estimated using the above formulas as in figure 5. देखो कैटायन 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 सेम पड़े हुए, एनायन 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 एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन 100 100 100 फिक्स है, इससे पीछा छूट जाएगा। रेडियस ऑफ एनायन 10 20 30 40 है, जनरल आइडिया हमने ले लिया है। लैटिस एनर्जी 1/110, 1/120, 1/130, 1/140। सोल्वेशन 1/100 प्लस 1/10, 1/100 प्लस 1/20, 1/100 प्लस 1/30, 1/100 प्लस 1/40। ये तो आपको बात समझ में आ गई फॉर्मूले से। लैटिस में सम चलता है, लैटिस में सम चलता है कैटायन एनायन का डिनोमिनेटर में, और इसमें इंडिपेंडेंटली चलते हैं, इसमें इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। नाउ लैटिस एनर्जी, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो वैल्यू कैलकुलेट हुई 0.00909, अब सोल्व कर लें इसको 1/110 को। यहां 0.00833, 0.00 सोल्व ही करना है, 0.00717, यहां की ग्रोथ 8.33 की है, यहां की ग्रोथ 7.7 की है। तो इंक्रीज ऑफ द लैटिस घटता जा रहा है, इंक्रीज ऑफ द लैटिस, वर्डिंग सुने, इंक्रीज ऑफ द लैटिस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, या फिर यू समझे
लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और ये जो डिक्रीज ऑफ लैटिस है वो 8.33 डिक्रीज करता जा रहा है। वापस सुने, डिक्रीज कर रही है, ओके, लेकिन बीच का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज करता जा रहा है। और अब सोल्यूशन की बात कर लें, 0.11, 0.06, 0.04, 0.03, और यहाँ जो सोल्यूशन एनर्जी है घटती तो वो भी जा रही है, लेकिन सीधे 50% डिक्रीज कर गई, सीधे 27%। तो इसका डिक्रीज भी घट तो रही है, इसका डिक्रीज भी घटता जा रहा है, और ज्यादा घटता जा रहा है। तो डोमिनेंसी कौन कर जाएगा? लेटिस। थोड़ा सा चेक कर लें, नोटिसेबली द एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन and lattice decreased because the cation is kept common and there is an increase in the radii of BCDE anions. Hence, the difference between the radius of anion and cation decreases and eventually हमें यहाँ क्या दिख रहा है? Solubility decreases as shown in figure 5. When we are going from AB to AE, it is clear that the decrement in the solvation energy is higher. सोल्वेशन एनर्जी घट रही है, कुछ ज्यादा ही घट रही है, देन द डिक्रीमेंट ऑफ लैटिस ड्यू टू द, तो कंपेयर करें ना, घट दोनों रही है, घट दोनों रही है। देखिए, तो जिसका डिक्रीज ज्यादा है वो सोल्यूशन का डिक्रीज है, और जिसका डिक्रीज ज्यादा वो सोल्यूशन, तो सोल्यूबिलिटी घटेगी। और जो सोल्यूबिलिटी है वो लैटिस एनर्जी के कम डिक्रीज करने की वजह से, मतलब लैटिस एनर्जी डोमिनेंट कर गई है, इसीलिए टॉप से बॉटम हमारे पास जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, इज हायर देन द डिक्रीमेंट इन द लैटिस एनर्जी ड्यू टू द इंक्रीज इन रेडियस ऑफ आयन, जैसे कि आपको दिखाया था। द कंपैरिजन ऑफ द डिक्रीमेंट इन लैटिस एंड द सॉल्वेशन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द फॉलोइंग बार डायग्राम। इसको भी देख चेक कर लें आप, डिक्रीमेंट इन सॉल्वेशन एनर्जी, डिक्रीमेंट इन द लैटिस एनर्जी। तो काफी अच्छा इसको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, थोड़ा सा आप समझें बात को। तो ये 012, 01, 008, 006, 004, 003, अब आप चेक करें कि डिक्रीज तो कर रहा है, लैटिस एनर्जी है, ये डिक्रीज खतरनाक डिक्रीज सॉल्वेशन का, जबकि इनका डिक्रीज कोई जबरदस्त नहीं है। ओवरव्यू ऑफ डिक्रीमेंट इन द सॉल्वेशन एनर्जी वर्सेस लैटिस एनर्जी। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो भी समझ में आ जाएगा। ओवरऑल फॉर द आयनिक कंपाउंड्स टू बी सोल्यूबल, सोल्वेशन शुड बी डोमिनेंट ओवर द लैटिस एनर्जी, जिसको आप कई बार सीख चुके हो, जिसको आप कई बार सीख चुके हो। नाउ अगली बात क्या है, केस 1 इन फिगर 8, ये जो सामने दिख रहा है, इसमें a प्लस बी माइनस है, c प्लस बी माइनस है, d प्लस बी माइनस। तो एनायन 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 सेम है, और कैटायन का साइज लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस बढ़ता जा रहा है। इन फिगर 8 वी आर टेकिंग अ स्मॉलर साइज एनायन एंड साइज ऑफ कैटायन कीप इंक्रीजिंग, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। सो द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द कैटायन एनायन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक होगी बात। Thus the solvation energy dominates over the lattice energy as we move from left to right, and evidently the solubility increases. बड़ी सिंपल सी बात है, जहां तक मेरे को समझ में आती है बात। डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कैटायन एनायन एंड द रेडियस ऑफ एनायन इज इंक्रीजिंग, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। एंड सोल्यूबिलिटी, क्योंकि लिथियम जो है ना, और सोडियम जो है, पोटेशियम जो है, यहां अगर हम समझें तो स्मॉल साइज कैटायन एनायन एक अच्छा बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन उससे भी बढ़िया बात है वो उसको सोल्वेशन से एक्सप्लेन कर रहा है। वी आर टेकिंग अ स्मॉलर साइज एनायन, डन होगी बात। साइज ऑफ कैटायन कीप इंक्रीजिंग, सो द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कैटायन एनायन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दस द सोल्वेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर द लैटिस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, एविडेंटली द सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो इनसे ज्यादा ये सोल्यूबल, इनसे ज्यादा ये सोल्यूबल। और वैसे भी आपको पता ही है, अगर ये LiCl होता तो इसने पानी में तो घुलना ही नहीं है। इसकी सोल्युबिलिटी किसमें है? पिरिडीन में है। इसकी सोल्युबिलिटी पिरिडीन में है, ठीक है ना। तो पहले वाले कोवलेंट है इसलिए भी कम घुलते, तो बहुत वजहें बताई जा सकती हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्टर अगर आप पकड़ो तो यहां में समझाया जा रहा है। लो जी, एक छोटी सी बात और कर लें, a प्लस बी माइनस, सी प्लस बी माइनस, डी प्लस बी माइनस, जैसा मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था। We are taking a larger size anion and size of the cation keep increasing. अब आप iodide ले लो. So the difference between the radius of the cation and decreasing from left to right. Thus the lattice energy dominates over the solvation energy, and evidently the solubility decreases. Difference between the radius of cation and of
रेडियस ऑफ एन एनायन इज डिक्रीजिंग, हेंस द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो एक बात समझ लें, ये हमने आयोडाइड ले लिया है, ठीक हो गया। ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। तो वी आर टेकिंग अ लार्जर एनायन, आयोडाइड ले लिया, एंड साइज ऑफ कैटायन कीप इंक्रीजिंग। वी आर टेकिंग अ लार्जर साइज एनायन, आयोडाइड चल ही रहा है, एंड साइज ऑफ कैटायन कीप इंक्रीजिंग। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस घटेगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कैटायन एनायन डिक्रीजेस, वो तो श्योर ही है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये भी डन हो गया। दस द लैटिस एनर्जी डोमिनेट्स over the solvation energy and evidently the solubility decreases। तो LiI सबसे ज्यादा घुला, NaI उससे कम घुला, Ki उससे भी कम घुला। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। स्मॉल एनायन ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड। कंसिडर केस व्हेन cation of alkali metal group 1 are present along with a small anion, जैसे कि Li2O, K2O, CS2O। The size of cation increases on moving down to the group। The size of cation ये बढ़ रहा है लगातार, ठीक हो। Thus the radius difference also increases, इनका radius difference भी increase कर रहा है। Evidently the solvation energy dominates over the lattice and the solubility increases। For example, solubility of CSF is greater। LiF से कंपेयर करूं तो CSF ज्यादा soluble है। लार्ज एनायन, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट। कंसिडर कैटायन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि हमारे पास कोई कैल्शियम हो गया, इसका सल्फेट जोड़ लिया गया, ठीक जी, विद अ ग्रुप 2 कैटायन, द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। तो इसमें एग्जांपल हम बदल देते हैं। बेरिलियम सल्फेट से लेकर नीचे बेरियम सल्फेट की तरफ बढ़ते हैं, ये लार्जर एनायन है। द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, बढ़ता जा रहा है बेरियम तक। द रेडियस डिफरेंस डिक्रीजेस, वो तो श्योर ही है, छोटा बड़ा, यहाँ बड़ा बड़ा है दोनों। एविडेंटली द लैटिस एनर्जी डोमिनेट्स ओवर द सोल्वेशन, जहां आपके पास रेडियस का डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है, ये आपके साथ डिक्रीज कर रहा है, लैटिस एनर्जी डोमिनेट करने लग गई है ऑन द सोल्वेशन एनर्जी एंड द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो BeSO4 आप सबको पता है हाईली सोल्यूबल है, जबकि BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। When the difference between the radius of cation and anion, radius of anion of ionic compound is large, जब आपके पास रेडियस ऑफ cation एंड anion का जो डिफरेंस है वो लार्ज है, तो सोल्वेशन एनर्जी डोमिनेट करती है। जब आपके पास डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ cation एंड anion स्मॉल है, तो लैटिस डोमिनेट करती है। When the anionic size is large, जब anion itself large है एंड कॉमन फॉर गिवन ऑर्डर ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन। वापस सुन लें, कैटायन का साइज लार्ज, एनायन का साइज लार्ज है, ठीक है, सल्फेट टाइप से पीछे थे ना, एंड इज कॉमन फॉर गिवन ऑर्डर ऑफ आयनिक कंपाउंड, द सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन। और अगर मेरे पास एनायन जो इससे पहले सेकंड लास्ट एग्जांपल था, तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन की बात। तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, हल्का सा कॉम्प्लेक्स टाइप से लग रहा है, लेकिन इससे आपका ना एस ब्लॉक पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, सोल्युबिलिटी वाला टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यही सेम पूछा हुआ है, डिफरेंस लार्ज है तो सोल्वेशन डोमिनेट कर रहा है, लार्ज स्मॉल डिफरेंस है तो लैटिस डोमिनेट कर रही है। तो NaF, NaCl, NaBr, NaI, सबसे ज्यादा घुला कौन? NaI। कारण क्या है ये, इसमें आप थोड़ा सा सोचिए, इसको पढ़ने से पहले सोचिए क्या रीजन है इसका, फिर बताता हूं मैं आपको एक सेकंड में। देखा भी आपने, फॉर अ गिवन कैटायन NaF that is small in size, ठीक
हो गया। एज अ साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कैटायन एनायन इंक्रीजेस एंड सोल्युबिलिटी इंक्रीज। थोड़ा सा पीछे जाके देखें पर रेडियस ऑफ कैटायन इज लार्ज, सोल्वेशन एनर्जी डोमिनेट कब करेगी? रेडियस ऑफ कैटायन इज लार्ज एंड रेडियस ऑफ एनायन इज स्मॉल एंड वाइस वर्सा। उल्टा कैसे? कैटायन स्मॉल और एनायन बड़ा, कैटायन स्मॉल एंड एनायन बड़ा, कैटायन स्मॉल एनायन बड़ा, तो भी डोमिनेंट कौन करेगा? सोल्वेशन एनर्जी। तो NaF NaCl, तो इसमें कैटायन छोटा था जैसे कि लिखा गया, एनायन बढ़ रहा है, तो फिर डोमिनेंट कौन कर रहा है? सोल्यूबिलिटी, सोल्वेशन एनर्जी डोमिनेट कर रही है। सीजीएम सीजीएम सीजीएम, तो एनायन यहाँ कैटायन यहाँ बड़ा है, कैटायन लार्ज है, हो गया। और गिवन कैटायन सीजीएम प्लस दैट इज लार्जर इन साइज, डन हो गया। पीछे चलें एक बार, अपनी तरफ से कंक्लूजन निकालें। कैटायन लार्ज हो, रेडियस ऑफ एनायन इज स्मॉल, एनायन FCl Bri, यहां डिफरेंस ज्यादा है तो वही सेम। अगर कैटायन एनायन की रेडियस के बीच का डिफरेंस लार्ज है तो आपके पास सोल्वेशन डोमिनेंट करेगा, तो कर गया भाई, सीधी सी बात है। तो सोल्युबिलिटी सीजियम फ्लोराइड की बहुत ज्यादा हो गई है। सिमिलरली यहां चले, ये कैटायन हाइड्रोक्साइड 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 सेम पड़ा हुआ है, और ये स्मॉल एनायन की कैटेगरी में आता है, हाइड्रोक्साइड स्मॉल एनायन की कैटेगरी में आता है। तो हुआ क्या? बेरियम का साइज लार्ज है, तो वही कैटायन एनायन का रेडियस का अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो सोल्वेशन डोमिनेट करता है। तो BaOH होल ट्वाइस क्या हो गए? ज्यादा घुल गए। बस ये छोटी सी बात आप ध्यान रखें अपने, तो क्वेश्चन अटकेंगे नहीं। हाइड्रोक्साइड एक स्मॉल कैटायन की कैटेगरी में है, इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए है। यहां आपके पास सल्फेट एक लार्ज एनायन की कैटेगरी में जा रहा है, सल्फेट एक लार्ज एनायन की कैटेगरी में जा रहा है। तो जहां एक छोटा कैटायन और बड़ा अनायन का डिफरेंस होगा, छोटा तो क्या होगा? कैटायन, और एनायन बड़ा होगा तो डिफरेंस लार्ज हो गया, तो सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी उसकी। कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स, तो कहीं ना कहीं अब हम फजान्स रूल की तरफ बढ़ने वाले हैं। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट मेनी टाइम्स एज आयनिक बॉन्ड हैज सम कोवलेंट कैरेक्टर, ये हमने ढेरों बार देखा हुआ है। कोवलेंट एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है क्या, कि आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इंटरमीडिएट बिटवीन एन आयोनिक एंड अ कोवलेंट बॉन्ड अकर्स through a phenomenon known as the polarization of ions. The formation of bond intermediate between an ionic and a covalent, कोवलेंट और आयनिक के बीच, तो वो पोलराइजेशन की वजह से होगा। तो यहां एक कैटायन रखा हुआ है, यहां एक एनायन रखा हुआ है। जब अपोजिटली चार्ज्ड आयंस A plus B minus come close to each other, the attraction between the positive charge of the cation and negative charge of anion and the simultaneous repulsion between the न्यूक्लियर, इसका न्यूक्लियर इसके न्यूक्लियर को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, तो क्या होगा? इस डिस्टोर्शन और डिफॉर्मेशन और पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आयन, क्योंकि होता तो इसका भी है लेकिन इसकी पोलराइजेशन पावर मानी जाती है क्योंकि साइज में स्मॉल है, तो ज्यादा डिफॉर्मेशन इसमें, डिस्टोर्शन इसमें, पोलराइजेशन इसमें हो नहीं पाता। तो जो जो कंसिडरेबल पोलराइजेशन है, जो कंसिडरेबल पोलराइजेशन है साइज का, जो डिफॉर्मेशन है, मेनली हम लोग किस में मान के चलते हैं? मेनली हम किस में मान के चलते हैं? एनायन के अंदर। मेनली हम किस में मान के चलते हैं? एनायन के अंदर। और जितना एनायन का डिफॉर्मेशन होएगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन नो लॉन्गर रिमेन्स स्फेरिकल बट गेट्स डिस्टोर्टेड, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। Why the electron cloud? While the electron cloud or electron charge cloud of a cation also get distorted, polarized by the anion, the polarization of cation is far less pronounced because of its small size. हुआ जरूर है लेकिन considerable नहीं है, considerable नहीं है। Polarization of the ion results in a high electron cloud concentration in between the two nuclei. Polarization of ion, जितना आयन का पोलराइजेशन हो जाएगा, जितना आयन का पोलराइजेशन हो जाएगा उतना
क्या होएगा? रिजल्ट्स इन हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेंट्रेशन इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहां एक कैटायन है, यहां एक एनायन है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब धीरे धीरे डिस्टोर्ट डिफॉर्म होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट डिफॉर्म होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट डिफॉर्म होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड concentration in between two nuclei. This results in the formation of a bond that is intermediate between an ionic and covalent. This type of bond is known as a partially covalent ionic bond. Partially covalent ionic bond. जैसा कि आपको इस डायग्राम में साफ नजर आ रहा होगा, इस कैटायन ने, ये दोनों के न्यूक्लियस है, इस कैटायन ने बी एनायन को अपनी तरफ खींच दिया और उसको डीफॉर्म कर दिया, उसको डीफॉर्म कर दिया, उसको डिस्टोर्ट कर दिया, उसको पोलराइज कर दिया, उससे उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए। तो फजान्स रूल क्या कह रहे हैं? अगर किसी भी कैटायन का चार्ज ज्यादा हो, किसी भी कैटायन का चार्ज ज्यादा हो, चार्ज ऑफ कैटायन ज्यादा हो, साइज ऑफ द कैटायन स्मॉल हो, तो सोचिए इन दोनों बातों के अंदर क्या खास बात है? वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो पीछे वाले पॉइंट से अगर हम चलें तो उतना ही ज्यादा वो डिस्टोर्शन के चांस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पोलराइज कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स एविडेंटली ऑन द पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन। पोलराइजेशन पावर कैटायन की ज्यादा है क्योंकि इसका चार्ज बढ़ गया, साइज छोटा हो गया। द रूल्स रिगार्डिंग पोलराइजेशन आर नोन एज फजान्स रूल। चार्ज एंड साइज ऑफ कैटायन, चार्ज एंड साइज ऑफ एनायन, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको मैं थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूं। तो हुआ क्या जी? चार्ज एंड साइज ऑफ कैटायन, ठीक है जी, द कैटायन विद स्मॉलर साइज, ओके, ईएनसी बढ़ गया, हाई चार्ज ईएनसी बढ़ गया, हायर पोलराइजेशन पावर, बिल्कुल ठीक बात है, पोलराइजेशन पावर मतलब डिफॉर्मेशन टेंडेंसी, that is they cause polarization of electron cloud of an anion to greater extent. Such cation have a positive charge concentrated over a small volume. Such cation have a positive charge concentrated over a small volume. They have a high charge density. वही सेम हुआ कि छोटा साइज हो गया और चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई, and thus distort the electron cloud of anion with the higher efficiency. So we can say polarization बढ़ा चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन की वजह से, उस वजह से उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए। Na+1 है, Mg+2 है, Al+3 है। इससे क्या हुआ भाई? इससे बड़ा सिंपल सा काम हुआ, क्लोराइड कॉमन है सबके लिए, ओनली द कैटायन एंड देयर चार्जेस आर डिफरेंट एंड इंक्रीज ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड। Na+Al+3, consequently the polarization power of cation increases and the covalent character increases। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर यहां आपके पास AlCl3 में होने वाले हैं, सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर आपके पास AlCl3 में होने वाले हैं। देयरफॉर AlCl3 हैज मोर कोवलेंट करेक्टर देन MgCl2 and NaCl। कारण आपको बताई दिया मैंने बार बार। Attraction of the nucleus towards the outermost electron becomes less as the size of a cation increases। होगा क्या? Attraction of nucleus towards the outermost electron becomes less as the size of cation increases। उल्टा सोच रहे हैं हम लोग, ये +2 है, ये +2 है, ये +2 है, ये +2 है और ये +2 है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, ठीक हो गया। The attraction of nucleus towards the outermost electron becomes less as the size of cation increases. Noticeably, the attraction of nucleus towards the electron cloud of the adjacent anion becomes less, resulting in low polarization power. So we can say, बड़ी सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। अगर किसी का चार्ज सेम हो और साइज अगर आपके पास क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, कम होने की जगह बढ़ रहा हो, तो उसकी पोलराइजेशन पावर घट जाएगी। तो ये भाई साहब अपने आप को आयोनिक रखेंगे, ये भाई साहब अपने आप को कोवलेंट रखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री के फॉर्म में माना जा सकता है। क्लोराइड एनायन इज द सेम फॉर ऑल द गिवन
कंपाउंड्स एंड द चार्ज ऑन द केटायन इज आल्सो द सेम, तो सिर्फ एक ही चीज मैटर कर रही है, वो मैटर कर रहा है उसका साइज. द पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन डिक्रीजेस, thus the covalent character decreases in these ionic compounds. तो BeCl2 सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर का हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आयनिक कैरेक्टर आते चले गए. अब है एनाइन की बात. एज अ चार्ज ऑफ एन एनाइन इंक्रीजेस, जैसे जैसे किसी एनाइन पर चार्ज बढ़ेगा, जैसे सल्फेट फोस्फेट हो गए, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम्स मोर डिफ्यूज्ड एंड द लार्जर ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स सेम. फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. Charge of the anion increases as the electron cloud becomes more diffused. हो गया. And larger due to inter-electronic repulsion. Since the number of protons remains same, the effective nuclear charge would become less. Polarizability किसी भी एनायन की ज्यादा होकर उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे. ये देखो भाई, एल्यूमिनियम 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 सब में कॉमन चल रहा है. यहां फ्लोराइड है, यहां ऑक्साइड है, यहां नाइट्राइड है. प्रोटॉन्स का नंबर 7, 9, 8, 7 है, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सब में 10, 10, 10 है. तो -2, -3. लार्जेस्ट एनाइन यहां है. दैट्स वाई जब आप एल्यूमिनियम के साथ में 3, एल्यूमिनियम के साथ में Al2O3, एल्यूमिनियम के साथ Aln लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्टोर्शन लास्ट में हुआ. एल्यूमिनियम तो सेम है, बड़ा एनायन था, तो जहां डिस्टोर्शन वहां कोवलेंट कैरेक्टर सबसे जबरदस्त होने वाले हैं. तो मोर चार्ज मोर कोवलेंट. फिगर 14 में हमें बताया गया एल्यूमिनियम कैटायन इज सेम फॉर ऑल गिवन कंपाउंड्स एंड only the charge on the anion increases -1, -2, -3. The polarizability increases and consequently the covalent character increases in the order for the given ionic compound. The anions with large size, जैसे नाइट्राइड था आपके पास, या इसके अलावा लिथियम 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 कॉमन रखकर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बड़ा कॉमन एग्जांपल है, मैक्सिमम जगहों पे मिलता है. तो यहां जब लिथियम के साथ में मैं इसके कोवलेंट कैरेक्टर की बात करूंगा तो इसके कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम, क्योंकि यहां डिस्टोर्शन के चांस बड़ा साइज होने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. Figure 15, the lithium cation is same for all the given compounds. The charge on the anion is also the same and only the size of anion increases. Hence the polarizability increases and consequently the covalent character increases in the order for the given ionic compound. Generally, for effective polarization, there should be a high charge on the cation or the anion or the both. The electrostatic force of attractions that causes polarization would increase with an increase in the charge on the ion. अब है सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात. सूडो नोबेल गैस मतलब 8 नहीं है लेकिन 18 है. सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन. रूल 3 आपके पास है कैटायन विद सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन. देखो ना, अब ये NS2NP6ND10 है. जैसे कि आपको कॉपर +1 मिलेगा, जैसे कि आपको Ag+1 मिलेगा, जिंक +2 मिलेगा, कैडमियम +2 मिलेगा, मरकरी +2 मिलेगा. ये सारे के सारे इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ जिंदगी जी रहे हैं. अब हाई पोलराइजेशन पावर, क्योंकि ये वैसे भी डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए और जहां डी है वह ENC ज्यादा है. वाइल कैटायन विद नोबेल गैस, वो तुम्हारे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम हुए, लो पोलराइजेशन पावर. This is due to greater effective nuclear charge because of poor shielding of d orbital. Poor shielding मतलब high ENC. Smaller effective nuclear in later cases. Later cases मतलब हो गया वो तुम्हारे नोबेल गैसेस ना. तो ज्यादा हाई ENC है, चार्ज सेम है +1+1, साइज भी सेम है इवन, लेकिन जिसका ENC ज्यादा है उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, और जिसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो ही गए बाय डिफॉल्ट. फिगर 16 आपको दिख ही रहा है. कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड CuCl इज ग्रेटर देन कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ NaCl. This is because of presence of fulfilled d orbital that have poor shielding effect and makes the
nuclear attraction more effective on the outermost electron. Thus, pseudo inert gas configuration has a higher covalent character. Important note क्या है? High covalent character is in an ionic bond makes it weak bond. वो तो ही श्योर ही है. जैसे आप LII की बात कर लें तो भाई साहब को वीक कर दिया गया है, भाई साहब को वीक कर दिया गया है. तो कोई आयनिक की ताकत क्या था? उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका दम तोड़ रहा है. जैसे उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन एविडेंटली ऑन द पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन. जैसा बार बार मैं बोलता हूं, लिथियम की पोलराइजेशन पावर ज्यादा है और आयोडाइड की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है. इसके एप्लीकेशन की बात कर लें, फजांस के एप्लीकेशन, कोई इसको सोलिबिलिटी पे, कोई इसके कलर पे, कोई इसके कोवेलेंट कैरेक्टर पे, इस पे फजांस के एप्लीकेशन आ रहे हैं. एप्लीकेशंस ऑफ द फजांस रूल. द सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन द पोलर सोलवेंट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन. मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो पानी में सोल्युबिलिटी घट जाएगी विद एन इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर. एग्जांपल है जी, सिल्वर सिल्वर सेम में, सल्फाइड साइज में लार्ज है, मोर पोलराइजेशन हो गया, कोवेलेंट हो गया, और कोवेलेंट होने की वजह से पानी में कम घुला. यहां Fe+2 है, यहां Fe+3 है, इसका ENC बढ़ गया, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गए, इसलिए पानी में FeOH होल ट्वाइस ज्यादा घुलेगा. किटायन 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 सेम है, तो BeI2 में आयोडाइड का मैक्सिमम डिस्टोर्शन हो रहा है. तो जहां कोवेलेंट कैरेक्टर, उसकी सोल्युबिलिटी कम हो गई है. यहां AgAg सेम है, AgI वैसे भी डार्क येलो कलर का है, और अगर कोई कोवेलेंट हो तो उसके अंदर कलर की इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है. तो यहां फिलहाल AgI कोवेलेंट हुआ, सोल्युबिलिटी भी सबसे कम होगी. प्रेसिपिटेट तो ये सारे बनाते हैं, लेकिन जो प्रेसिपिटेशन की आदत है वो AgI में इन सब में ज्यादा है. सिमिलरली लिथियम 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 सेम है, LiI कोवेलेंट कैरेक्टर क्या, क्योंकि आयोडाइड बड़े साइज का है, तो इसकी सोल्युबिलिटी यहां मोस्टली इन नॉन पोलर सोलवेंट की बात हो रही है. हियर फजांस रूल फेलोड बिकॉज बोथ द साइज ऑफ कैटायन एनायन इज स्मॉलर इन LiF. तो LiF में लिथियम समझे इस बात को, लिथियम भी छोटा है, क्लोराइड भी छोटा है, तो इसकी एक जबरदस्त तरीके से लैटिस एनर्जी बढ़ गई. Since LiF form the strongest lattice, lattice energy of LiF is higher, no polarization occurs, hence the solubility order decreases as the size of anion increases for a given cation. तो इसको थोड़ा सा संभाल कर रखें अपने पास, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक बनेगा ये. Generally the order of solubility of lithium halide in water, LiBr, LiI, LiCl, LiF, क्योंकि अभी बताया गया था इसका लैटिस एनर्जी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है. तो जैसे इसकी लैटिस एनर्जी बढ़ेगी जबरदस्त तरीके से, आप देखिए रहे मैंने लिखा है अभी लैटिस आपको, तो जितना इसका लैटिस एनर्जी बढ़ रहा है, ये लैटिस एनर्जी जो मैंने लिखा हुआ है लैटिस एनर्जी बढ़ रहा है, तो ये लैटिस एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतनी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी. हेंस LiF हैज लीस्ट सोल्युबिलिटी ड्यू टू एक्सेप्शनली हाई लैटिस एनर्जी. अब समरी शीट है तो इसको आप थोड़ा सा रीड कर ले, मैं एक एक चीज आपके सामने रख देता हूं. आयनिक कंपाउंड विल बी सोल्यूबल इफ द सोल्वेशन इज हायर. बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो आपको समझ में आ गई होगी. लैटिस लार्ज हो गई तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनसोल्यूबल हो जाएगा. डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एनायन अगर लार्ज हो गया तो सोल्वेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी और सोल्यूबल होएगा. अगर इसका अपोजिट हो जाए, when positively charged ions A plus B minus come close to each other the attraction the attraction between the positive charge of cation and negative charge of anion is simultaneous repulsion between. वही दो न्यूक्लियस को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा,
तो वहां से डिस्टोर्शन, डिफॉर्मेशन और पोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा, फजांस रूल लगने शुरू हो जाएंगे। तो यहां तक का डिस्कशन आपके समझ में आया होगा। इसके बाद का डिस्कशन हमारा सीधे सीधे कहां मूव करता है, इंट्रोडक्शन टू द केमिकल बॉन्ड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड शुरू हो जाएगा, फिर वीबीटी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा काम कंटिन्यू। लैटिस एनर्जी वर्सेस सॉल्वेशन हम पढ़ चुके हैं, कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक में पढ़ चुके हैं, फजांस पढ़ चुके हैं, पोलराइजेबिलिटी पढ़ चुके हैं, फजांस के एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कशन कर लेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग, फॉर्मल चार्ज, डायरेक्शन ऑफ चेंज, पोटेंशियल एनर्जी, उस पर हम बात कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फजांस में कलर ऑफ कंपाउंड, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, ये हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं फजांस के एप्लीकेशंस में। फजांस के एप्लीकेशंस में सारी बातें डिस्कस की जा सकती हैं। ठीक है जी। तो वीडियो नंबर 3 41 मिनट्स के आसपास का मैं बंद कर रहा हूं, और आज ही मैं वीडियो नंबर 4 भी अपलोड करूंगा। तो एक बार इसको देखें आप लोग, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है जी, थैंक यू।